सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद तो मेरी रोज वही रहती है और तुम्हारा जवाब भी वही रहता है, तो आज मैं वो उम्मीद करूँगा नहीं कि वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस करो जल्दी से। एंड हैप्पी। आज क्या है जरा बताओ, क्या है आज, जल्दी बताओ। हिंट देता हूँ। ऐसी चीज़ें साझा करनी चाहिए क्या? क्यों बताओ, अब क्या है आज? सर अब कल आप वाइट शर्ट में कहाँ घूम रहे थे? ओहो, कुछ भी है? पाए लगूं, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पूरे 8 मिनट लेट का मतलब क्या होता है? पूरे 2 मिनट जल्दी हूँ, ठीक है? 8 मिनट लेट नहीं हूँ, देखने का नजरिया होता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अच्छा। नेशनल वोटर्स डे, यस। वॉइस नहीं आ तो कल है बेटा वोटर्स डे। आज क्या है? आज है नेशनल, गले में कुछ ज़्यादा खराश नहीं हुई आज? दही खा लिया ना, चलो। विद रेफरेंस टू दी साइमन, ओके। आज थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया, मुझे लगा आज 25 तारीख है, आज शायद 24 है ना। ओके, सॉरी 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 सॉरी। ऐसी सी चीज़ें बिल्कुल साझा नहीं करनी चाहिए, मुझे लगा आज 25 है। खैर कोई नहीं, मुझे लगा आज 25 है गाइज, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कल नेशनल वोटर्स डे है, तो मैंने सोचा आज 25 ही होगी। लेकिन फिर मुझे समझ में, ओहो मेरा तो कट गया है। It was appointed in 1927 to review the working of the Government of India Act 1919. अच्छा बिल्कुल, इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द कमीशन टू इंश्योर वाइडर एक्सेप्टेंस। अच्छा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, और अंग्रेज होने की वजह से, इसी वजह से इसका विरोध हुआ था और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। किसने साइमन गो बैक ये जो टर्म है कॉइन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। तो नेशनल सॉरी, ये जो साइमन गो बैक का जो नारा है ये यूसुफ मेहरली ने दिया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इट प्रपोज जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मिनॉरिटीज। तो दोनों ही सही है। डोमिनियन स्टेटस ही बोला था, तभी जो यंगर सेक्शन है कांग्रेस में, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि यार ये सब क्या है, डोमेन स्टेटस नहीं है, अब अपने को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उन्होंने बोला था क्या कि रुक जाओ, 1 साल तक अगर नहीं देंगे डोमेन स्टेटस तो देन विल शिफ्ट आवर गोल टू दी पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो फिर ये सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू लोग हैं, इन्होंने इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी 1928 में। ओके, अगला करिए। It was led by Surya Sen in 1930, बिल्कुल सही है। The main objective was to seize arms and disturb British communication systems, ऑप्शन नंबर सी, मास्टर दा के नाम से जानते हैं। देन बाद में इनको 1934 के टाइम पे इनको, ठीक है, क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी आफ्टर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्चर, बहुत टॉर्चर किया गया था इनको। और इनके साथ कौन फीमेल थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी है ना, अनंत घोष, सुनीति चंडेरी, ये सब लोग भी थे, लोकेनाथ बॉल। दुर्गा भाभी के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। दुर्गा देवी वोहरा, शी असिस्टेड भगत सिंह आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, शी वॉज अ मेंबर ऑफ HSR। बताइए। तो बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, शी असिस्टेड भगत सिंह आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स। के असैसिनेशन के बाद भगत सिंह की हेल्प करी थी उनको एस्केप करने से लाहौर से, ठीक है। एंड शी वॉज अ मेंबर, यस शी वॉज अ मेंबर ऑफ HSR, ऑप्शन नंबर सी। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ भगवती चरण वोहरा।
भगवती चरण वोरा जी ने कौन सी बुक लिखी थी, जरा आप बताइए कमेंट में। विद रेफरेंस टू भगत सिंह अटैक इन दी CLA, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बॉम्ब वॉज थ्रोन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल। यस। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ट्राइड टू एस्केप आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, एस्केप नहीं किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली। तो भगवती चरण वोरा जी ने लिखी थी जो बुक, दैट वाज फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है। चलिए अभी आते हैं फैक्टर्स दैट लेड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जिम्मेदार कारक क्या थे? तो क्या है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो हमने कल तक के लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो 1928 तक, 1929 यहाँ पे 1930 तक इनफैक्ट जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो कवर करी थी। तो पंजाब, बिहार और यूपी वाला जो क्षेत्र है जहाँ चारे बनती है, काकोरी होता है, चारे 1924 से बनती है। कानपुर में काकोरी होता है 1925 में। देन उसके बाद आपकी HSRA बनती है 1928 में, फिर वो शाकोटला में, और उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सॉन्डर्स की हत्या होती है। ठीक है, सॉरी। एंड देन उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा। उसके बाद फांसी होती है तीनों लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को। और जेल के अंदर ये लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं, जहाँ पे आफ्टर 63 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक जतिन दास जी की डेथ हो जाती है। रहा होगा। तो जतिन दास जी की 63 डेज के बाद डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद फिर से सेकेंड हंगर स्ट्राइक होती है, फिर फांसी हो जाती है तीनों लोगों को। 23 मार्च होनी थी, 24 मार्च को, लेकिन लगभग 11 घंटे पहले ही इनको फांसी दे दी जाती है, 23 मार्च को 7 PM को। देन उसके बाद जिस दिन हम मार्टायर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, देन उसके बाद हमने बंगाल में देखा था चिटगांग आर्मी रेड लीड करी गई थी भाई सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जानते हैं। ठीक है। 1928 का बारडोली सत्याग्रह भी हमने देखा था। अब 1930 के टाइम पे ये तो था जो लोग कांग्रेस से एक तरीके से एसोसिएटेड नहीं थे डायरेक्टली, है ना, भगत सिंह और ये सब लोग कांग्रेस से तो थे नहीं। तो कांग्रेस क्या कर रही थी? तो यहाँ पे हमें पता है कि 1928 में साइमन कमीशन आया था, उसका प्रोटेस्ट भी हो रहा था। ठीक है। और उसके प्रोटेस्ट में अगर बात करेंगे कांग्रेस भी थी, यानी कांग्रेस का भी कहना था कि साइमन कमीशन गो बैक टाइप की, भाई उसमें भी इंडियन मेंबर्स का होना अनिवार्य है। तो आपको पता है कि साइमन जब कमीशन आया था और उसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ था, तो वहाँ पे कौन बैठा हुआ था सेक्रेटरी के तौर पे ब्रिटेन में? तो वो बर्किनेट था। उसने चैलेंज किया इंडियंस को कि आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो ना। फिर किया गया। क्या किया गया? एक तो देखो 1927 में पहले ही मुस्लिम लीग ने अपने दिल्ली प्रपोजल्स दे रखे थे, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 1928 में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो फादर होते हैं, उनकी चेयरमैनशिप पे एक कमेटी बनाई और उसने रिपोर्ट जो एक पब्लिश करी, जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसमें कुछ डिमांड्स रखी जो हमने कल के लेक्चर में देखी थी। क्या डिमांड थी? जैसे कि डोमिनेंस स्टेटस की डिमांड थी, जैसे कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी। तो इस तरीके के कुछ डिमांड्स रखी गई थी बाई नेहरू रिपोर्ट। ठीक। और साइमन कमीशन के भी हमने देखा था, साइमन कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, है ना। तो इरविन ने उसके बाद जो है डिक्लेरेशन दिया 1929 में। एक्चुअली में हुआ क्या था, इरविन ने एक डिक्लेरेशन दिया 1929 में, जिसको हम बोलते हैं दीपावली डिक्लेरेशन। जो वॉइस रहा था उस टाइम का इरविन, ही प्रपोज डोमिनियन स्टेटस इन द फ्यूचर एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पोस्ट साइमन कमीशन रिपोर्ट, यानी कि आप विरोध मत करो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें हम डोमिनियन स्टेटस का डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस का ये कहना था कांग्रेस का ये कहना था डोमिनियन स्टेटस का डिस्कशन नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, डिस्कशन नहीं चाहिए, डोमिनेंस स्टेटस चाहिए। ठीक है। तो इरविन ने बोला नहीं, अभी हम इस बात पे तो बिल्कुल वहां पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि आपको कब मिलेगा। इनका ये था कि हम डिस्कशन करेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका ये था वो नहीं करना डिस्कशन इस बात पे करना है कब मिलेगा। तो उसने बोला था नहीं, ये तो मोटिव नहीं है। तो फिर कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया दिल्ली मैनिफेस्टो, जिसको बोलते हैं 1929 में। इट आउटलाइन सेवरल की कंडीशन बाय इंडियन लीडर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने, इंडियन लीडर्स ने, फिर कांग्रेस ने स्पेसिफिकली बोला कि देखो भाई, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब हमारी ये डिमांड्स मानी जाएंगी। इरविन ने पहले बोल दिया था, ठीक है, कि हाँ हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें डोमिनेंस स्टेटस
मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर में क्या होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस ने बोला दिल्ली मैनिफेस्टो में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें मेन गोल ये होना चाहिए डिस्कस करने का कि कब मिलेगा, वो तो हमें मिलना ही चाहिए। इरविन ने बोला नहीं नहीं ये तो गोल नहीं है। ठीक, तो फिर होता क्या है अब, क्योंकि ये लोग शांत बैठे हुए थे नेहरू, बोस, इनको कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने शांत करा के बिठाया था, गांधी, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने, कि भाई रुक जाओ, एक साल तक अगर ना मिलेगा डोमिनेंस स्टेटस, डोमिनेंस स्टेटस में आपको कई बार बता चुका हूं, अर्ध स्वराज्य होता है, आधा, मतलब काइंड ऑफ आधा रूल होता है। आधा रूल का मतलब यह है कि भाई रूल आपकी सरकार करेगी, आप करोगे, लेकिन कोई भी काम इंप्लीमेंट करना है, डिसीजन लेना है, वो आपको ब्रिटेन से लेना पड़ेगा, उसके डिसीजन के बिना कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो ये है, सरकार आप ही की रहेगी, तो वो डोमिनेंस स्टेटस था। तो अब नेहरू लोगों ने बोला कि भाई अब क्योंकि 1 साल हो चुका है, ये डोमिनेंस स्टेटस पे बिल्कुल राजी तक नहीं हो रहे हैं, उस पर डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं कि हमें कब मिलना चाहिए डोमिनेंस स्टेटस, इनफैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बीसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब हमें पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो इसीलिए जो कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में 1929 में जो लाहौर में सेशन होता है, उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। क्यों? क्योंकि ही वॉज दी वन जिन्होंने पूर्ण स्वराज को बहुत बढ़ चढ़ के उसको एग्रेसिवली प्रमोट किया था कि पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल होना चाहिए। तो इसलिए नेहरू को प्रिसाइड करने दिया गया है सेशन। यहां पे क्या डिसीजंस लिए गए? एक तो पहली बात तो गोल डिक्लेयर किया गया कांग्रेस का, पहली बार पूर्ण स्वराज। ध्यान रखिएगा, स्वराज तो 1905 के बनारस सेशन जो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था उसी में डिक्लेयर हो गया था, बट स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर होता है। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया जाएगा। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है अभी के लिए समझ लो, कि कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ब्रिटेन में, जितने भी इंडिया के लीडर्स हैं सब लोग आओ, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाएगा। व्हाइट पेपर का मतलब है कि क्या इसका निष्कर्ष निकला। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होनी थी, टोटल 3। ओके इसमें से ये पहली थी जो 1930 के एंड में होनी थी, 1930 के अंत में होनी थी, और यहाँ पे कांग्रेस के सेशन में डिक्लेयर किया गया कि हम इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ क्या किया गया, 31 दिसंबर 1929 को फ्लैग यानी भारतीय जो झंडा है वॉज होइस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर विद द स्लोगन्स ऑफ इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ इसके हमारा जो भारतीय झंडा है उसको फहराया गया। और डिसाइड किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। कांग्रेस ऑथोराइज टू लॉन्च सीडीएम, यानी कांग्रेस को ये ऑथोराइज कर दिया गया, फिर एक तरीके से अप्रूव कर दिया गया कि अब हम लॉन्च करेंगे सीडीएम, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, ऑलराइट, तो ये चीज क्लियर हो गई कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट होगी, पूर्ण स्वराज गोल हो गया है, अभी रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। यही कारण है कि क्यों जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, फिर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं करते हैं, एनफोर्स नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू जी इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि 2 ही महीने तो बाकी हैं, क्यों ना इस पवित्र दिन को वो किया जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको गाड़ी लेनी है, ठीक, तो अब मान लो कि आपको गाड़ी लेनी है मान लो कि अप्रैल में, ठीक है, अब आपको पता है कि आपका बर्थडे 1 मई को पड़ता है, तो आप 1 मई का वेट करोगे ना, ठीक है, तो इस तरीके से है। तो वही है, उन्होंने बोला कि 2 ही महीने तो हैं, तो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, दैट इज प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये सब लागू कर देते हैं तुरंत अभी 26 नवंबर को ही। बाकी जो पूरा संविधान है उसको हम 26 जनवरी 1930 को लागू करेंगे, एनफोर्स करेंगे। ठीक, अब सीडीएम के लिए ऑथोराइज कर दिया गया था इनको, ठीक है थोड़ा देख लीजिएगा ये, ठीक है, डोमिनेंस स्टेटस सबसे पहले किसने दिया था, और ये तो हम पहले देख चुके हैं। तो गांधी जी ने, ठीक है, 11 डिमांड रखी। गांधी जी ने काइंड ऑफ अल्टीमेटम दिया, ठीक है, किसको, इरविन को, कि भाई ये मेरी, गांधी जी ने 11 पॉइंट की डिमांड रखी। क्या? इशू आर्म लाइसेंसेस, इंडियन शुड बी ग्रांटेड आर्म लाइसेंसेस फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक है, आर्म लाइसेंस इशू करने का एक डिमांड रखा गया गांधी जी के द्वारा। ये क्या है गांधी की 11 डिमांड्स? तो अभी हमने देखा सीडीएम लॉन्च करने जा रहे थे लोग, तो गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया कि बेटा इरविन मान जाओ, काहे फालतू में इतना अपना नुकसान करोगे, हमारा नुकसान करोगे, मान जाओ फालतू में, ठीक है, सीधी सीधी बात बोल रहे हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो, जो यहाँ पे ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है,
पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, छोड़ो उनको। रुपी पाउंड स्टर्लिंग जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उसको रिवाइज करो, ठीक है, सो दैट कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं उनको भी फायदा मिले। सॉल्ट लॉ को एबॉलिश करो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है। सॉल्ट लॉ क्या था इसमें? नमक कानून में ये चीज प्रोविजन था कि जितने भी भारतीय हैं, जो भी लोग हैं जो समुद्र के तट पर रह रहे हैं, वो नमक नहीं बना सकते हैं। खुद के खाने के लिए भी नमक नहीं बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुजरात में रह रहा हूँ, क्योंकि भाई समुद्री पानी में ही नमक मिलेगा, उसको इवेपोरेट करके, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे तो तुम नमक बनाओगे नहीं, इंटीरियर में, कोस्ट में ही बनता है नमक, क्योंकि नमक बनाने के लिए खारा पानी की जरूरत है जो समुद्र तट के किनारे मिलेगा। तो मैं, अगर मुझे ये है कि यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं अपने खाने के लिए नमक बना लेता हूँ, क्यों फालतू में खरीदूं, वो भी नहीं कर सकते थे। ये करना सिविल नहीं, क्रिमिनल एक अपराध था अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट लॉ। यानी कि तुम बना के बेच तो सकते ही नहीं हो, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं बना सकते। ऐसा क्यों किया था ब्रिटिशर्स ने? ताकि लोग नमक खरीदें जाके, ब्रिटिशर्स के द्वारा बेचा गया नमक खरीदें जाके, जिसमें उन्होंने दबा के टैक्स लगा रखा था, तो उससे उनको आमदनी होती थी। और सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई खरीदता है, हर कोई खाता है, नमक के बिना तो क्या ही हो सकता है। और इसी चीज का यूज गांधी जी ने किया अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। कैसे, वो भी देखते हैं। सिविल सर्विसेज जो सैलरीज हैं सिविल सर्वेंट्स की, उनको सैलरी को 50% रिड्यूस किया जाए। कोस्टल शिपिंग शुड बी रिवाइज फॉर इंडियन मर्चेंट्स के लिए रिवाइज किया जाए। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी शुड बी इम्पोज्ड ऑन फॉरेन गुड्स टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज जो भारत के उद्योग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन गुड्स में कस्टम, ये जो ड्यूटी है, फिर एक तरीके से टैरिफ है, वो लगाओ। लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करो, लिकर और फॉरेन क्लॉथ को इनको कम करो, फिर इनमें टैक्स लगाओ, ठीक है। और सीआईडी जो है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसको एबॉलिश करो या रिफॉर्म कर दो, ठीक है। तो ये गांधी जी की 11 डिमांड्स थी। आपको रटनी नहीं है, बस आपने पढ़ ली हैं, सुन ली हैं, पेपर में आएगा, आप कर ले जाएंगे, एक बार बस देख लीजिएगा, ठीक है। गांधी जी ने फिर अल्टीमेटम दिया कि बेटा इरविन मान जा यार, क्या है फालतू में दिमाग खराब क्यों, नहीं तो हम सीडीएम लॉन्च कर ही देंगे अब। इरविन ने इन डिमांड्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जो 11 डिमांड्स थी। अब इग्नोर कर दिया तो इट बिकेम वेरी ऑब्वियस। क्या? क्योंकि पहले भी दिल्ली ये एक तरीके से डिक्लेरेशन हो चुका था कांग्रेस के द्वारा कि भाई हम राउंड टेबल कांग्रेस में इन शर्तों में पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी ने 11 डिमांड्स भी दे दी हैं, इरविन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर गांधी जी ने अब लॉन्च कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्या होता है? तब तक आप ये बताइए, पहला सीडीएम कौन सा था, पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था गांधी जी का, ये आप बताएंगे कमेंट्स में, ठीक। देखिए, नॉन कोऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है 1920 वाला। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, जो भी वो उनका काम है अगर करने बोलेंगे हम कोऑपरेट करेंगे ही नहीं। इट इज़ लाइक कि भाई मैं तुमसे बोलूं कि ना कि यार एक काम करो कि मेरे लिए ना एक कुछ सामान ले आओ दुकान से, तुमने बोला कि नहीं लाएंगे, ठीक, दैट इज नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं कर रहा तुम मेरे साथ। सिविल डिसोबीडियंस इससे एक बड़े लेवल का होता है। इफ यू कैन रिकॉल अगेन, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो 1 फरवरी 2022 को, याद है आपको वो डेट, जब गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था, जब उन पर प्रेशर आ गया था कांग्रेस और बाकी अदर लीडर से, मास मूवमेंट भी हो क्योंकि वो बन गया था, तो जब उन पे प्रेशर आ गया था इस चीज का कि भाई अब सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करो, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करो। मतलब ये है कि वो एनसीएम से, नॉन कोऑपरेशन से एक लेवल ऊपर होता है। कैसे ऊपर होता है? इट इज लाइक कि भाई हम कोऑपरेट तो करेंगे ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ कर रहा है उसको भी नहीं करने देंगे। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने तुम्हें बोला तुम चले जाओ वहां से कुछ ले आओ, तुमने बोला नहीं ले आएंगे, दैट इज नॉन कोऑपरेशन। मैंने किसी और को बोला, तुम उसको भी नहीं जाने दे रहे हो, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस, राइट। जहां पे आप पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट मशीनरी का एकदम ब्रेक डाउन कर रहे हो, ना तो खुद कोऑपरेट कर रहे हो, ना तो बाकियों को कोऑपरेट करने दे रहे हो, बाकियों से भी आप यही अपील कर रहे हो और उनको भी वो चीज नहीं करने दे रहे हो, यानी कि सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एनसीएम 1920 में लॉन्च होता है, 1920 में, और फरवरी में जब अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही आपको पता है कि चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लेते हैं। लेकिन अब सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके शुरू करते हैं। कैसे?
सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। सॉल्ट लॉ यानी कि जो नमक कानून है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स लगाती थी ब्रिटिश सरकार इसमें, और लोगों को एकदम मना कर रखा था कि तुम नमक बना ही नहीं सकते हो, ना तो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए तक बना सकते हो। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक को चुना। ही चूज सॉल्ट। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे हर एक भारतीय ऑलमोस्ट अफेक्टेड है, क्योंकि हर एक भारतीय अफेक्टेड है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर सॉल्ट को एज अ थीम चुना जाएगा तो बहुत मास पार्टिसिपेशन यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए सॉल्ट को चुना गया एज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस CDM। और गांधी जी ने क्या किया? सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। कैसे? गांधी जी ने मार्च निकाला, मार्च, पैदल मार्च निकाला। कहां से कहां तक? अपना जो उनका साबरमती आश्रम था से लेके सॉल्ट से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जो नवसारी में पड़ता है आपका, वहां पे, ठीक है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। और गांधी जब यहाँ से चले तो वो प्रण करके गए थे कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक वो साबरमती आश्रम अब नहीं लौटने वाले हैं। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जो नवसारी में पड़ता है वहां तक का मार्च निकालते हैं गांधी जी। और अकेले नहीं निकालते हैं, 78, ठीक है, और फेसबुक में पोस्ट भी डालते हैं, गांधी विद 78 अदर्स वॉकिंग 241 मील। 241 मील समझते हो? 241 मील का मतलब होता है लगभग 390 किलोमीटर के आसपास ही निकलेगा। तो लगभग 390 किलोमीटर गांधी जी 78 लोगों के साथ पैदल चलते हैं। शुरू करते हैं 12 मार्च को फ्रॉम साबरमती आश्रम, और ये पूरा होता है इनका मार्च 6 अप्रैल को। यानी ये डिस्टेंस 24 दिन में ये टोटल कवर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 24 डेज लगते हैं। 78 सत्याग्रही के साथ शुरू करते हैं 12 मार्च को 1930 को सुबह 6 बजे। और टोटल, ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल टाइम लगता है वो 24 दिन का लगता है, 24 डेज। और 241 मील ये कवर करते हैं पूरी डिस्टेंस। और फाइनली जाके पहुंचते हैं 6 अप्रैल को। गांधी पिक्स अप सॉल्ट फ्रॉम दी शोर ब्रेकिंग द ब्रिटिश सॉल्ट लॉज। यानी कि गांधी जी क्या करते हैं? नमक यहाँ पे बनाते हैं और एक तरीके से नमक कानून का क्या करते हैं? वॉलेशन करते हैं। जो सॉल्ट लॉ है उसका वॉलेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट। लगभग 60,000 लोगों की अरेस्ट हुई। जब गांधी जी ने किया, इसके बाद गांधी जी ने अनाउंस किया कि अब वो चल रहे हैं कहां पे? धारसाना। दांडी के पास ही एक जगह पड़ती है धरसाना, धारसाना, जो भी इसका प्रोनाउंस करना चाहो। तो धरसाना वो जाते हैं कि वहां पे जहां पे ब्रिटिशर्स, एक ब्रिटिश फैक्ट्री बनी हुई है, सॉल्ट फैक्ट्री एक तरीके से, वहां पे धारसाना में सॉल्ट रेड करेंगे, ठीक है। यानी कि रेड करेंगे वहां पे सॉल्ट की, और वहां पे हम सॉल्ट बनाएंगे, और उस सॉल्ट जो ब्रिटिशर्स की तरह बनाया गया है उसको वो करेंगे, एक तरीके से फेंकेंगे वहां से। लेकिन इससे पहले ही गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है। लेकिन जब अरेस्ट होती है, ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहला मूवमेंट बनता है गांधी जी का, जो कि बहुत फेमस होता है वेस्टर्न मीडिया में। टाइम्स मैगजीन कवर करती है, जो एक टाइम पे गांधी जी को मौज ले रही थी इनकी, ठीक है, गांधी जी की। तो इन्होंने पब्लिश किया टाइम्स मैगजीन ने, किसके बारे में? गांधी जी के बारे में, ठीक है। और पहली बार इनको ख्याति मिली गांधी जी को, किसके द्वारा? वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। बहुत ज्यादा ये चर्चित में रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही वॉयलेंस नहीं था। गांधी जी या फिर उनके द्वारा जो सत्याग्रही उनके साथ चल रहे थे, जिनमें के ध्यान रखना एक पॉट्टी श्री रामलू भी थे, जिनका नाम हमने पढ़ा था कहां पर? पॉलिटी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। इनका नाम आपको याद है? जब हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, तब देखा था कि आंध्र प्रदेश वॉज दी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के द्वारा जब फास्ट टू डेथ पे बैठे थे, ये आमरण अनशन पे बैठे थे, तभी आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया था एज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, है ना, 1953 में, ठीक। तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी के काफी स्टॉन्च फॉलोअर थे। तो कोई वॉयलेंस नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत भयंकर यहाँ पे रिप्रेशंस हुए थे, लाठीचार्ज हुए, लोगों की खोपड़ियां तोड़ी गई, लेकिन लोगों ने कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसी चीज के अगेंस्ट में रहते थे भगत सिंह हो गए या फिर वीर सावरकर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था, जैसे भगत सिंह जी भी थे, कि भाई वॉयलेंस के पक्ष में हम भी नहीं है, वॉयलेंस नहीं करना है, लेकिन वॉयलेंस और आत्मरक्षा दोनों अलग चीजें होती हैं। जतिन दास को जब वो कन्विंस करने गए थे बॉम्ब बनाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो उन्होंने फेंका था, तब उन्होंने भी वही बोला था कि हिंसा के लिए मैं काम नहीं कर सकता। जतिन दास ने तब एक उन्होंने अटैक, मतलब काइंड ऑफ उन पे ऐसे अटैक किया, और तब उन्होंने
जतिन दास ने रेस्पॉन्स में ऐसा काइंड ऑफ उन पर अटैक किया। तो उन्होंने बोला बस यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं भी वॉयलेंस के खिलाफ हूँ, लेकिन वॉयलेंस में और सेल्फ प्रोटेक्शन में या फिर डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में अंतर होता है। आत्मरक्षा उसको बोलते हैं। तो खैर उसमें आत्मरक्षा में भी वॉयलेंस करने के पक्ष में नहीं थे गांधी जी, और इसी वजह से सावरकर भी काफ़ी इनके अगेंस्ट में थे और काफ़ी डेरोगेटरी टर्म भी यूज़ किया था, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो गांधी डिसाइडेड टू रेड धारसाना, जो जगह पड़ती है गुजरात में, बट अब्बास तैयब जी लेट दी रेड इन धारसाना सॉल्ट वर्क आफ्टर गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन 4th में। तो जब वो गांधी जी जा रहे थे धारसाना में तो उनकी पहले अरेस्ट हो गई, और जो इनका अनफिनिश्ड, और सॉल्ट को क्यों चूज किया गया था आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इनका जो अनफिनिश्ड काम है वो पूरा किया गया था किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा। इनका जो अनफिनिश्ड काम है कहाँ गया भैया, वो ये आई थिंक लिखा नहीं है। तो इनका जो अनफिनिश्ड काम है, एक सेकंड रुको, इनका जो अनफिनिश्ड काम है अब्बास तैयब जी ने कंप्लीट किया था। ठीक है, और सरोजनी नायडू भी थी यहाँ पे। कौन? सरोजनी नायडू भी थी। ठीक है, इमाम साहिब भी थे साहिब, और इनके बेटे मनीलाल भी थे। सरोजनी नायडू, यानी कि इसमें विमेन पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिलता है। इट वॉज कमला देवी चट्टोपाध्याय, रिमेंबर दिस नेम, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया था किस चीज को लेके, कि प्लीज डू नॉट रिस्ट्रिक्ट दिस मूवमेंट टू मेन अलोन, यानी कि सिर्फ आदमियों तक इस मूवमेंट को सीमित ना रखा जाए, विमेन्स तक भी इसको एक्सटेंड किया जाए, विमेन्स को भी इसमें पार्टिसिपेशन लिया जाए। और इनके कहने पे ही गांधी जी ने इसमें विमेन पार्टिसिपेशन भी लिया, और सिर्फ इसको मेन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा। ठीक है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का भी नाम याद रखिएगा। तो जब गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो रैयतवाड़ी जो एरियाज हैं, रैयतवाड़ी एरिया मतलब ये जॉब देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखो तो सॉल्ट को थीम चूज किया गया था, लेकिन हर जगह तो सॉल्ट लॉ को वॉलेट नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि नमक तो सिर्फ तटों में बनाया जा सकता है, कोस्ट में। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं इंटीरियर में, वो लोग कहाँ से नमक बनाएंगे? फ्रेश वाटर से तो नमक बनेगा नहीं। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम रेवेन्यू नहीं पे करेंगे, जो चौकीदार टैक्स लग रहा है जमींदारी एरियाज में, यहाँ पे वो नहीं देंगे, या फिर सेंट्रल प्रोविंस पे जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनको वॉलेशन करेंगे। सॉल्ट को तो यहाँ पर हम वॉलेट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का हम वॉलेशन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो रैयतवाड़ी एरियाज में नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, याद कैसे रखना है, रैयत से डायरेक्टली रेवेन्यू लिया जाता था यहाँ पे रैयतवाड़ी एरियाज में। रैयत यानी पेजेंट, याद करो 1920 में आया था, जो कि कौन लेके आया था जरा कमेंट में बताएंगे, और ये किस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स पे बेस था बताइए। तो यहाँ पे रेवेन्यू पे नहीं किया गया, जमींदारी एरियाज में चौकीदार टैक्स नहीं दिया गया, और सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉस को वॉलेट किया गया। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो है आपका, ये रैयतवाड़ी सिस्टम, ये जो डेविड रिकार्डो है, जो इकोनॉमिस्ट था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उसकी थ्योरी पे बेस्ड था, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे। और इसको लाए कौन थे? मुनरो और रीड लेके आए थे 1920 में, 1920 में। ठीक, इसी टाइम पे ध्यान रखिएगा कनिंघम सर्कुलर एक इशू किया गया था। कनिंघम सर्कुलर क्या था? तो जो कनिंघम था 1930, इस, ठीक है, ये एक ऑर्डर था कहाँ पे? असम में, जो कि इसको पास किया गया था 1930 के टाइम पे। सारे पेरेंट्स से बोला गया था कि अपने बच्चों को आप इन सिविल डिसोबीडियंस में मत भेजिएगा, और ये सब जो है ये सारी चीज़ें मत करिएगा। तो गार्जियन से बोला गया था कि आप प्लेज करो कि आप सही बिहेवियर दिखाओगे और लॉयल्टी रखोगे ब्रिटिश राज की तरफ। और इससे लोग और भड़क गए और उन्होंने कनिंघम सर्कुलर का वॉलेशन किया। कहाँ पे? मेनली असम की मैं बात कर रहा हूँ। इसको इशू किया था J.R. कनिंघम ने। ठीक है, तो असम में क्या हुआ था? तो असम में ध्यान रखना है कि जो आपका कनिंघम सर्कुलर है, इसका वॉलेशन हुआ था। और ये किसने इशू किया था? J.R. कनिंघम ने रिकॉर्ड किया, वो किया था, जो कि एक तरीके का ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में अगर बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी, इन्होंने सॉल्ट मार्च लीड किया फ्रॉम त्रिचुनापल्ली टू वेदरानम। ठीक है, फ्रॉम त्रिची टू वेदरानम इन्होंने लॉन्च किया। या फिर जिस तरीके से हमारे गांधी जी ने साबरमती से लेके, है ना, साबरमती आश्रम से लेके डांडी नवसारी तक मार्च निकाला था 241 मील का, वैसे ही सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में निकाला था। कहां से? त्रिचिनोपल्ली से लेके वेदरानम तक। ठीक है, मालाबार में के केलप्पन ने लीड किया था, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, और बिहार में अंबिका कांत सिन्हा जी के द्वारा नाखस पॉन्ड को चूज किया गया था द साइट टू वॉलेट सॉल्ट लॉ। ये बहुत ही ज्यादा
आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आप देखो तो बिहार में कहाँ ही नमक बनाओगे। तो ये सिंबॉलिक था एक, ठीक है, काइंड ऑफ सिंबॉलिक था कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं इस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको। तो अंबिका कांत सिन्हा ने नाखस पॉन्ड में इसको वॉलेट किया था, सॉल्ट लॉ को, बस इतना ध्यान रखना है। काइंड ऑफ ये सिंबॉलिक था, बिकॉज नमक आप पॉन्ड वाटर से कहाँ ही बनाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना किसने कहाँ पे लीड किया था और किस रीजन में क्या क्या हुआ था। रैयतवाड़ी एरिया, जमींदारी एरिया, सेंट्रल प्रोविंस में, असम में, यहाँ पे क्या क्या हुआ था। ओके, पेशावर में क्या हुआ था। पेशावर का मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक पठान हुए, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर बादशाह खान, इनको फ्रंटियर गांधी बोला गया। ये पहले इस तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, पहली बारी CDM में पॉलिटिकल इनका इन्वॉल्वमेंट दिखा। उससे पहले सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट टाइप थे उन्हीं में इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था। तो इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, विच मीन्स सर्वेंट्स ऑफ गॉड। और इसके तहत इन्होंने, बिकॉज इनके जितने भी सदस्य थे वो सब लाल कपड़ा कुछ तो पहनते थे, ठीक है, तो रेड शर्ट मूवमेंट इसको बोला गया जो इन्होंने चलाया। सोसाइटी क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार। कब चलाया, CDM के टाइम पे। और इसी से इनको टाइटल मिला क्या, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी। जन्म इनका पाकिस्तान में होता है, डेथ भी पाकिस्तान में होती है, बट ही वॉज नेवर इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग अनदर कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्रिएशन के फेवर में नहीं थे। एंड ही इज वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस जिनको कि भारत रत्न मिल चुका है, सेकंड बीइंग नेल्सन मंडेला। ओके, नॉन वायलेंस, सोशल रिफॉर्म, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके काम करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था खुदाई खिदमतगार के थ्रू। ओके, 30 साल ये जेल में रहे थे। देन अगर बात करें वही जो मैंने आपको बताया धारसाना में जो अनफिनिश्ड काम था गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी की अरेस्ट हो ही चुकी थी, तो धारसाना में जो रेड करने का काम किया था सरोजिनी नायडू ने, इमाम साहिब ने और मनीलाल ने, जो उनके बेटे थे गांधी जी के, ठीक है। टुक अप द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ गांधी इन धारसाना। सरोजिनी नायडू ऑल्सो परसुएडेड गांधी टू सीक वुमेन पार्टिसिपेशन। कहीं कहीं आपको कमला देवी चट्टोपाध्याय देखने को मिलेगा, कहीं पे सरोजिनी नायडू देखने को मिलेगा। अगर दोनों देखने को मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा कमला गो विद दी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, राइट। मणिपुर और नागालैंड में रानी गैदिन लियू ही, एक्चुअल में रानी गैदिन लियू जो थी, इन्होंने एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट काइंड ऑफ चला रखा था ट्राइबल्स के नागालैंड में, जिसको हेरका मूवमेंट बोलते हैं। ये हेरका मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इन्हीं की एक रिलेटिव थी उनके द्वारा, ठीक है। फिर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया हेरका मूवमेंट को। तो रानी गैदिन ली वॉज अ नागा स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। शी ज्वाइंड द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द अर्ली एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में इन्होंने फाइट स्टार्ट करी और इनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। 13 साल की थी और इनको जेल में डाल दिया गया था। 14 साल की जेल हुई थी। जब आजाद हो गया था भारत तब उसके बाद इनको छुड़वाया गया था, वह छोड़ा गया था। वैसे नेहरू जी ने लिखा था यहाँ पर ब्रिटिशर्स को इनको रिलीज करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिलीज किया नहीं था, बिकॉज नेहरू जी इनसे मिलने गए थे और इसी वजह से थोड़ी सी इनकी पॉपुलैरिटी भी है। हिस्ट्री में क्वेश्चंस बन जाते हैं, बिकॉज नेहरू जी खुद इनसे जेल में मिलने गए थे रानी गैदिन लियू से, ठीक है। 14 साल जेल में रहने के बाद जब आजाद हो गया था भारत तब इनको निकाला जाता है 1948 के टाइम पे, ठीक है, 1948 में। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन किस तरीके से हुआ, मासेस को किस तरीके से मोबिलाइज किया गया। मोबिलाइज का मतलब है कलेक्ट किया गया। तो प्रभात फेरी बनाई गई, वानर सेना बनाई गई, मंजरी सेना बनाई गई, इन सब को बनाया गया टू ऑर्गेनाइज दी मासेस, टू मोबिलाइज दी मासेस, जो जनता है उसको संगठित करने के लिए इन सब चीजों को यूज किया गया, प्रभात फेरी, वानर सेना और मंजरी सेना का। यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताइए। अब होता क्या है, ये सब देख के इरविन जो है बोलता है कि गांधी जी प्लीज यार आप आ जाओ। क्यों? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। कब हुई थी? 1930 में, साल के अंत में। इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं था। 1931 आ गई थी। तो अब इरविन समझ गया था, क्योंकि इरविन पे प्रेशर आ गया था। एक तो वेस्टर्न मीडिया ने कवर कर दिया था CDM को, तो फजीहत हो गई थी ब्रिटेन की, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटेन में इंडिया को किस तरीके से क्या रिफॉर्म्स करने हैं उसको लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं आ रही है, इसलिए से भी फजीहत हो गई। वहां की जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो इसलिए इरविन पे प्रेशर बना और इरविन ने गांधी को बुलाया कि भाई अब आके कुछ और डील कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो इस वजह से गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, जॉइंट पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को। फैट मैन में फरवरी लिखा हुआ है, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट होता है।
एक हस्ताक्षर टाइम काइंड ऑफ होता है, जहां पे इरविन कुछ गांधी जी से डिमांड रखता है, गांधी जी कुछ इरविन से डिमांड रखते हैं। इरविन डिमांड रखता है कि प्लीज सीडीएम को सस्पेंड कर दो अभी के लिए और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, ठीक, ये डिमांड रखता है, जो कि मान ली जाती है। फिर गांधी जी की इरविन से जो डिमांड थी वो कुछ एक्सेप्ट कर ली जाती है और कुछ रिजेक्ट कर दी जाती हैं। एक्सेप्ट करी जाती हैं जैसे कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं नॉट कन्विक्ट ऑफ वायलेंस, उनको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जिन्होंने हिंसा नहीं करी है उनको छोड़ दिया जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, क्योंकि सीडीएम हुआ है उसमें मोस्टली वायलेंस तो नहीं हुआ था, मतलब लोगों ने अपनी खोपड़ियां तक तोड़वा ली थी, इतना भयंकर वायलेंस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इतना ज्यादा वायलेंस किया गया था कि मतलब लोगों की खोपड़ियां तक फाड़ दी थी, ठीक है, इससे ज्यादा फजीहत हुई थी ब्रिटेन की, लेकिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने किया था वायलेंस, तो इक्का दुक्का जो लोग थे तो उनको बोला गया कि उनको छोड़ के गांधी जी ने बोला जिन्होंने नहीं किया उनको रिलीज किया जाए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया यही कारण था कि क्यों वो कुछ जो लीडर थे रेवोल्यूशनरी लीडर्स, जैसे कि चाहे वो आपके भगत सिंह जी हो, सुखदेव राजगुरु जो BHSRA के मेंबर्स रहे, या फिर सावरकर हो, इन्होंने सब ने इसी वजह से गांधी जी का वो किया था, अपोज किया था कि भाई ये आत्मरक्षा में तो हम कर सकते हैं ना, हम वायलेंस करने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, लेकिन आत्मरक्षा तो कर ही सकते हैं। लेकिन खैर, give the confiscated properties back to Indians which were not sold to the third parties। जो प्रॉपर्टी आपने जब्त कर ली अगर किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी है तो उसको आप वापस करिए। राइट टू प्रोड्यूस सॉल्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दो। राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल, वही है, ठीक है, तो वही है, फिर से वही आपका आ गया। देन रिजेक्ट कर क्या कर दिया गया था डिमांड बाई द इरविन कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, जहां पे पुलिस ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, ये रिजेक्ट कर दिया कि जांच तो नहीं हो पाएगी। और दूसरा जो माना जाता है कि गांधी जी ने डिमांड रखी थी कि भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु जी हैं उनकी जो फांसी होने वाली है, क्योंकि ये 5 मार्च की बात चल रही है, फांसी उनको होनी थी 24 मार्च को, लेकिन ठीक है, तो गांधी जी का ये था कि उसको डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाए। अब हमने पढ़ा है पॉलिटी में कम्यूट के बारे में, याद करो PCM MSP करके कुछ आपको पढ़ाया था, पार्डन, कम्यूट, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रेप्राइव। कम्यूट का मतलब है फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना, अगर डेथ पेनल्टी है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर देना, ओके। तो यहां पे वही था कि कम्यूट कर दिया जाए इनके डेथ सेंटेंस को, लेकिन ये इरविन ने डिमांड नहीं मानी, ठीक है। काफी लोगों का ऐसा है कि गांधी जी ने डिमांड रखी तक ही नहीं थी, क्योंकि सब बंद कमरे में हुआ था तो कोई क्लियरली तो नहीं बोल सकता रखी थी नहीं रखी थी, तो लेकिन खैर ये डिमांड मानी तो नहीं गई। एक्सेप्ट क्या किया गया कि ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उनको रिलीज कर देंगे, और जो कन्फिस्केट करी है प्रॉपर्टी अगर थर्ड पार्टी को अगर नहीं बेची गई है तो उसको वापस कर दिया जाएगा, और पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बनाने का अधिकार भी, नमक बनाने का अधिकार भी लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है कि ये गांधी इरविन जो पैक्ट साइन होता है इसको एंडोर्स करने के लिए अगेन कांग्रेस का जो सेशन होता है 1931 में, ठीक है, ये कराची में होता है सेशन, और इसको प्रिसाइड करते हैं सरदार पटेल, और इसमें गांधी इरविन पैक्ट को क्या किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है। एंडोर्स का मतलब ये है कि उसको मान्यता दी जाती है कि हाँ कांग्रेस इसको मानती है। गांधी जी ने अपने साइड से तो कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने उसको अप्रूव किया कि नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस भी इसको अप्रूव कर देती है। 29 मार्च 1931 को ये पर्टिकुलर सेशन होता है, ठीक है, 29 मार्च को। और जब ये लोग जा रहे होते हैं सभी लोग कराची सेशन के लिए, जो कांग्रेस वाले हैं कराची में जो कि सेशन होता है, काले झंडे इनको दिखाए जाते हैं भाई। पंजाब नौजवान भारत सभा जो भगत सिंह जी ने बनाई थी, कब बनाई थी जरा बताइए। तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है थ्रू आउट जो इन लोगों का रास्ता होता है वहां पे, ठीक है। तो 1926 में बनाया गया था इसको, पंजाब नौजवान भारत सभा को, बाई भगत सिंह जी। तो बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा देखने को मिला इनके रास्ते में, क्योंकि ये जो फांसी है अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी, आपको पता है 23 मार्च को, और उसके 5-6 दिन बाद ये सेशन था, ठीक है। तो इसमें गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया। कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। सीडीएम को टेम्पररी तौर से सस्पेंड कर दिया गया, और पूर्ण स्वराज का गोल रीट्रेट किया गया फॉर दिस फर्स्ट टाइम। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दोहराया गया। क्या लक्ष्य था कि हम पूर्ण स्वराज जो है इसका मतलब क्या होगा, व्हाट वुड इट मीन फॉर दी मासेस। तो सबसे पहले जो उसका मतलब है वो बताया गया था पूर्ण स्वराज का, इसी कराची सेशन में, जिसको सरदार पटेल जी ने प्रिसाइड किया था।
और यहाँ पे 2 रेजोल्यूशंस भी अडॉप्ट किए गए थे, एक तो फंडामेंटल राइट्स को लेके मौलिक अधिकार, और एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी यानी राष्ट्रीय आर्थिक नीति को लेके। ठीक है, अब यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होती है और वो लंदन में होती है। ठीक है, तो डिस्कस अबाउट दी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, इसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा ये देखने के लिए कि जो ये एक्ट था उसने क्या क्या चेंजेस लाए हैं और क्या चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, तो साइमन कमीशन बनाया गया 10 साल नहीं 8 साल बाद ही, और इसको भारत भेजा गया 1928 में। विरोध हुआ, जो भी हुआ, इसकी रिपोर्ट आई, इसकी रिकमेंडेशन आई, वो बात अलग है कि इसकी रिकमेंडेशन कभी इंप्लीमेंट हो नहीं पाई। लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई थी। पहली 1930 में, ठीक है, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। पहली वाली तो हमने देखा था कांग्रेस ने बॉयकॉट ही कर दी थी। उसके बाद गांधी रिव्यू पैक्ट हुआ था मार्च 1931 को, और उसमें डिसाइड किया था कि ठीक है सेकंड वाले में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेकंड वाले में गांधी जी गए थे, गांधी जी कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, और जब वापस लौटे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके का हल नहीं निकल पाया, जो गांधी जी की डिमांड्स थी या फिर जो कांग्रेस की डिमांड थी वो ब्रिटिशर्स नहीं एक्सेप्ट किया, फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसकी वजह से गांधी जी जब वापस लौटे, ठीक है, जब ये वापस लौटे, ठीक है, 1932 में 1932 में, तो इन्होंने फिर से रिज्यूम कर लिया। सेकंड आरटीसी फेल्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड्स ऑफ कांग्रेस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ड्यू टू विच कांग्रेस रिज्यूम्ड, ठीक है, डिसाइडेड ऑन 29 दिसंबर 1931 टू रिज्यूम द सीडीएम। तो यानी उन्होंने फिर से रिज्यूम कर दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, ये 1931 ही होगा, ठीक है, मुझे लगा दिसंबर, ओके, ठीक है, 1931 ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन रिज्यूम 1932 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 29 दिसंबर 1931 है। तो द देन वॉइस रॉय विलिंगडन, क्योंकि उस टाइम पे इरविन जो वॉइस रॉय था, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, वो जा चुका था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो इरविन ही वॉइस रॉय होगा उस टाइम पे, लेकिन जब ये लोग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके वापस आते हैं, तब तक यहाँ वॉइस रॉय चेंज हो चुका था और नया वॉइस रॉय था विलिंगडन, और विलिंगडन बहुत ही अगेंस्ट था गांधी के। तो जैसे ही, ठीक है, जैसे ही इन्होंने सीडीएम को रिज्यूम किया गांधी ने, तुरंत जेल में उसने डलवा दिया इनको। 4 जनवरी को 1932 को गांधी वॉज अरेस्टेड, और फाइनली 1934 में जाके गांधी विथड्रू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पता है, विलिंगडन ने अपनी बहन को एक लेटर भी लिखा था कि उसमें उसने लिखा था, इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वॉजंट फॉर गांधी हु इज रियली अ परफेक्ट न्यूसेंस। कि मतलब ये दुनिया बहुत अच्छी जगह है अगर ये गांधी ना होता तो। पूरा मतलब न्यूसेंस है ये गांधी। ऐसा विलिंगडन ने अपनी बहन को एक लेटर लिखा था। विथड्रॉ क्यों किया था? विथड्रॉ इसलिए किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस किया, पहला। दूसरा, मासेस जिस भी मूवमेंट में होते हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो एक ऐसा होता है स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल ट्रूस। स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा शांत बैठेंगे, स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा शांत बैठेंगे, यानी कि फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे मासेस को। मासेस को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है और लंबे समय तक कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और हर कोई मूवमेंट में लगा है। क्योंकि आप तो ठीक है, आप अपने लिए सैक्रिफाइसेस कर लोगे, लेकिन हर कोई सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, हाँ, नहीं, वॉयलेंट नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, कोई वॉयलेंट नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस किया और गांधी जी को भी खुद समझ में आ गया था कि इतने लंबे समय तक इसको नहीं चलाया जा सकता है। आपको कैसे पता? क्योंकि वो जो विलिंगडन है उसने मेरे को ही बोला था कि हमारी दीदी को जाके लेटर दे देना, तो हम इन्हें दिया था। तो खोल के हमने देखा, हमने देखें क्या लिखा है, तो उसी में लिखा हुआ था कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाज़न्ट फॉर गांधी हु इज परफेक्ट विद अ परफेक्ट न्यूसेंस। अंबेडकर जी ने सारे अटेंड किए थे, हिंदू महासभा ने भी सारे अटेंड किए थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सारे अटेंड किए थे। ठीक है, ये पोस्टमैन थे, हम ही थे, हाँ। ठीक है, तो उन लोगों ने सारे अटेंड किए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे, तीनों। ठीक है, और जब अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए थे, मतलब सारे ही गए थे, सारे लोग गए थे,
वहाँ पे देवर लाइक कि भाई हो ब्रिटेन ने बुलाया महाराजा, ठीक है मजा आएगा, ब्रिटेन में जाएंगे, तो सभी लोग गए थे वहाँ पे। तो अंबेडकर जी ने वहाँ पे जाके अपनी जो डिमांड रखी थी वो ये थी क्या, कि ये जो कांग्रेस है ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल वो रहें कि कांग्रेस कुछ दलित की तैशी या फिर दलितों की वो मांग रखेगी, वो नहीं रखेगी, हमें रखना पड़ेगा। तो हम रख रहे हैं दैट इज कि दलितों को भी जैसे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से, इस तरीके से दलितों को भी दिया जाए। ये अंबेडकर जी की डिमांड थी। उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का। कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक। इसने बोला कि ठीक है ऑल राइट, और इसने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड 1932 में, 1932 में। क्या है कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड इज सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस और दलित्स, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस और फॉर दलित्स के लिए। ये सुन के गांधी जी भड़क गए। गांधी जी क्यों भड़क गए? गांधी जी का यह मानना था कि अगर अगर ऐसा रहा, कैसा रहा, कि अगर इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए तो दैट वुड मीन एलियनेटिंग डिप्रेस्ड क्लासेस विद इन द हिंदूज, यानी कि हम हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग कर देंगे एक तरीके से, ठीक है। तो हमें एसिमुलेट करना है, हमें उनको मिलाना है अपने अंदर, उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे तो वो और अलग हो जाएंगे। किससे? हिंदूज से, या फिर हमसे और अलग हो जाएंगे। तो ये तो और बंटवारे वाली चीज हो गई है। तो गांधी जी इसके पूरे विरोध में थे। वो तो जेल में बंद थे, याद करो, जनवरी 1932 में जेल में बंद थे, ठीक है, अभी भी जेल में ही बंद थे जब ये अनाउंस हुआ था। और सितंबर की बात है, सितंबर 1932 की बात है, जब गांधी जी यरवदा जेल पूना में फास्ट एंड टू डेथ पे चले जाते हैं कि भाई हम आमरण अनशन पे अभी रहेंगे, जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है तब तक खाना नहीं खाएंगे। अंबेडकर जी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है नहीं खा रहे ना खाएं, ठीक है, लेकिन ये तो रहेगा, ठीक। लेकिन फाइनली जाके जो इंडियन और पॉलिटिक्स में जो लोग मेन थे, पॉलिटिशियंस, बाकी जो लोग थे, तो कांग्रेस के लोग और बाकी इधर उधर के लोग, उन्होंने अंबेडकर जी को मनाया कि प्लीज़, ठीक है, गांधी जी बहुत लाइक जैसे नहीं, प्लीज़ बोलो, हाथ जोड़ो, ठीक है, तब तो प्लीज़ आइए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अंबेडकर जी जाते हैं और यरवदा जेल पूना में एक पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में, एक समझौता साइन होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ये समझौता क्या होता है कि इस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, इस कम्युनल अवार्ड में जो प्रोविजन है इसको डिस्कार्ड किया जाएगा, यानी इसको हटाया जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह, ठीक है, ये तो ठीक है, अंबेडकर जी मान गए कि ठीक है इसको हटाने के लिए हम पक्ष में बोल देंगे ब्रिटिशर्स को। लेकिन फिर अंबेडकर जी ने बोला कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। सीट्स रिजर्व्ड वर टू बी एक्सटेंडेड, सीट्स रिजर्व्ड टू बी एक्सटेंडेड, इनको और बढ़ाया जाए। तो ये पैक्ट होता है यरवदा जेल पूना में कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन है उसको खत्म किया जाएगा, उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, और ब्रिटिशर्स वापस भी ले लेते हैं इसको कुछ ही दिनों बाद, जिसकी वजह से गांधी जी का जो फास्ट एंड टू डेथ वाला जो आमरण अनशन है वो गांधी जी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सीट्स रिजर्व्ड टू बी एक्सटेंडेड, उनको एक्सटेंड किया जाएगा, ये वाला प्रोविजन था, ठीक है। तो पूना पैक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म किया गया, नंबर ऑफ सीट्स उनको एक्सटेंड किया। और माना जाता है कि मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी के साथ जो है गांधी जी के बिहाफ पे उन्होंने साइन किया था इसको, ओके। ऑल राइट, यहां तक क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे। क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? तो जो अभी हमने देखा, पूरा क्रोनोलॉजी तुम समझो। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें एक प्रोविजन है कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा। वो कमीशन 10 नहीं 8 साल बाद बन जाता है, साइमन कमीशन। अगले साल भारत आता है 28 में। उसके जो रिकमेंडेशन होता है उसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
को लेके जो व्हाइट पेपर पब्लिश होता है उसके रिकमेंडेशन, उनको उनको एक तरीके से फॉर्मुलेट करके ये एक एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यानी कि काफी सारी चीजें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई थी उनको इसमें इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या था। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, बस आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बिकॉज ये वाला जो एक्ट वाला क्लास है वहां पर इसको हम डिटेल में देखते हैं और आई थिंक सभी को पता होगी जो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या प्रोविजंस थे, एक तो ये था कि जो प्रोविंसेस में डायरकी है उसको एबॉलिश किया जाएगा, जो प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको एबॉलिश किया जाएगा, और डायरकी कहाँ पे लाया जाएगा, सेंटर में, केंद्र में डायरकी यानी द्वैध शासन को लाया जाएगा। ठीक है, और जो पहले सेंटर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया गया था 1919 में, अब प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिलेगा, सबको नहीं, 6 आउट ऑफ 11 जो प्रोविंसेस थी उनको बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस थे। अब यहाँ पे जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो इसमें इलेक्शन को लेकर भी प्रोविजन थे कि भाई चुनाव होंगे, और चुनाव हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, और कांग्रेस को मेजोरिटी मिली 11 प्रोविंसेस में, सॉरी 11 में 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे। तो यानी कांग्रेस को मेजोरिटी कहाँ कहाँ पे मिली है, तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली है कहाँ पे, 8 प्रोविंसेस में एक्सेप्ट 3। ठीक है, पंजाब, बंगाल एंड सिंध। पंजाब में अगर बात करेंगे तो मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी, जो फजलोल हुसैन थे जिन्होंने बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी, भी मैं इसके बारे में लिखा दूंगा, तो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। बंगाल में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी, जो कि अगेन जो फजलुल हक हैं, फजलुल हक, उन्होंने पार्टी बनाई थी कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, और यहां पे अगर बात करेंगे सिंध में, तो सिंध में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे 3 जगह हैं जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनती है, बाकी जगह पे इनको मेजोरिटी मिल जाती है कांग्रेस को अगर बात करेंगे तो। ठीक है, और यहीं से धीरे धीरे और मुस्लिम अलग हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं जो 1930 का 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज नोवेयर कंपेयर टू द गवर्नमेंट, जो कंपेयर टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो असहयोग आंदोलन के टाइम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी ने खिलाफत को भी मर्ज कर दिया था, इस वजह से वहां पर काफी ज्यादा यूनिटी देखने को मिलती है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ऐसी यूनिटी यहाँ पे मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है वहां पे देखने को नहीं मिलती है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो 1937 के इलेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये आखिरी एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज जो कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी सेशंस होते हैं। तो कांग्रेस का जो 1938 में जो हरिपुरा सेशन होता है, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, तो सेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया, प्रेसिडेंट चुन लिया गया बाय कांग्रेस। ठीक है, चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, और सुभाष चंद्र बोस जी को इलेक्ट कर लिया जाता है। बट इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ग्रोइंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन बोस एंड महात्मा गांधी, दो द फुल रिफ्ट डेवलप्ड इन 1939 का त्रिपुरी सेशन में। एक्चुअली था क्या कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी थी वही अगेन थोड़ी सी भगत सिंह वाली। ठीक है, भगत सिंह को उन्होंने सपोर्ट भी किया था। गांधी जी का आपको पता ही है, नॉन वायलेंस का रट्टा रहता था उनका। तो इसी वजह से धीरे धीरे इन लोगों के बीच में भी रिफ्ट आ जाता है। गांधी जी की ना तो भगत सिंह से बनती थी, ना तो अम्बेडकर जी से बनती थी इनकी। इसी टाइम पे जब ये पूरा कम्युनल ये रविदास जेल में, पूना ऊना में सब हो रहा था, तभी इन्होंने ही, गांधी जी ने, ध्यान रखना, हरिजन सेवक संघ बनाया था। तो गांधी जी काफी चिढ़ गए थे कि हरिजन का मतलब क्या है भाई, हरि के जन बोलने से उनके हक थोड़ी ना मिल जाएंगे जो दलित हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। तो खैर जो भी हो, गांधी जी का लेकिन ये मानना था कि अगर हम उनको और अलग सेपरेट लिटरेचर दे देंगे तो और अलग हो जाएंगे हिंदूज में, वो हमें नहीं करना है। तो 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाई, और हरिजन नाम का एक वीकली भी इन्होंने निकाला था गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ना ही गांधी जी की सुभाष चंद्र बोस से बनी थी। ठीक, बनी का मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा वैसा था, लेकिन कि लाइक टाइप करते थे आज के पॉलिटिशियंस की तरह, लेकिन हाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे इनके। ठीक है, कस्तूरबा भी ये बोलती थी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो 1939 में, अब टाइम नहीं देंगे कस्तूरबा जी को तो बोलेंगे, खैर ठीक है। 1939 में, खैर तो ये 1938 में हरिपुरा में सेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस जी को इलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से वो लीड कर रहे थे कांग्रेस को, वो गांधी जी को पसंद नहीं था। उसके बाद 1939 में फिर से चुनाव होते हैं 1939 में। ये सेशन होना था त्रिपुरी में। त्रिपुरी जबलपुर में पड़ता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे फिर से
बोस जी को चुन लिया जाता है। लेकिन होता क्या है, गांधी जी को ये पता था कि अगले होने वाले चुनाव फिर से बोस खड़े होंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया चुनाव के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए वो खुद नहीं खड़े हुए, पट्टा भी सीतारामैया को अपना रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने के तौर पे खड़ा किया, लेकिन वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया इलेक्शंस में। और देन गांधी जी ने बोला कि पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी पर्सनल हार है, इसको मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए थे, और ना सिर्फ गांधी जी, अब बाकी भी जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो भी, उनके बीच में भी सुभाष चंद्र बोस के, मतलब उनके मन में भी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी मन में खटास एक तरीके से डेवलप हो गई थी, और वो भी नहीं चाहते थे कि बोस जी अब यहाँ पे काइंड ऑफ प्रेसिडेंट रहे, और काफ़ी लोग यहाँ से कटने लगे थे मीटिंगों से। तो इसीलिए यहाँ पे बोस जी रिजाइन कर देते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी खुद की एक पार्टी बना लेते हैं विद इन द कांग्रेस 1939 में, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में विद इन द कांग्रेस ये बनाते हैं, ध्यान रखना, कांग्रेस से अलग नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई थी 1938 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिसके पहले चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ये जो हरिपुरा का सेशन हुआ था गुजरात में, उसी में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में ये बनाई थी ये नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, जो राष्ट्रीय योजना समिति, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और आपको आई थिंक पता होगा कि कल ही हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि थी 23 जनवरी, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल में, जो हम इंडियन नेशनल आर्मी और किस तरीके से इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोल रहा, वो सारी चीज़ें देखेंगे, तब वहाँ पे मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, किस तरीके से ये हिटलर से मिलते हैं और सारी चीज़ें। लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगले क्लास से हम लोग, अगला क्लास हमारा आखिरी क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास विल बी आवर लास्ट क्लास, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1939 में जो स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, 1939 में, और उसके बाद हम आज़ाद करवा देंगे भारत को। ठीक है, और पूरी हिस्ट्री को भी आज़ाद करवा देंगे, और उसके बाद फिर नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो ये क्लास मैं कल रख लूँ या परसों, ये आप मुझे बता दो अब। ठीक है, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। गांधी जी के पास बहुत टाइम था। अच्छा, तो यहाँ पे जिन लोगों को बैच चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, तो बैच में एनरोल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, आपको क्विजेस चाहिए, डेली वीकली प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, यू हैव द बैच। ओके, ऑलराइट, कल रख लीजिए, कल 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 कल, ठीक, कल भी रख लो। ओके, ठीक है, कल रख लेते हैं। कल सब लोग बोल रहे हैं तो कल ही रख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, परसों के काफ़ी कम ही ऑप्शन आ रहे हैं, कल 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 ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, तो कल है। ऑलराइट, तो कल संडे को भी अपनी क्लास रहेगी, और कल भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, यानी कल हिस्ट्री को हम ख़त्म कर लेंगे, सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूशन में हो जाएंगी, तो ज़्यादा सही रहेगा, इसे मैंने पूछा भी था आपसे। ओके, यस, इकोनॉमिक्स ही अगला होगा। ओके, ठीक है, कल करते हैं। ओके, चलो, लेकिन पहले क्वेश्चंस तो लगा लो। ठीक है, ये इंग्लिश का बैच है, ये कॉम्बो है। बाकी यार क्वेरी नंबर, ये जो है ना क्वेरी नंबर, इस पे मैसेज मत करना, ये बंद हो चुका है पूरी तरीके से। पता नहीं व्हाट्सएप ने इसको बंद कर दिया, इतने सारे मैसेजेस आए उसमें कि उसने स्पैम की तरह उसको ले लिया, और स्पैम की वजह से उसने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, नया नंबर अभी लेंगे तो नया नंबर आपको देंगे। बाकी तब तक आप एप्लीकेशन पे डाउट्स अपने जो भी हैं आप क्वेरीज पूछ सकते हो, या फिर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। ओके, हो पता है, सेकंड रुको, करो ये, भागो क्वेश्चन आ गया। हाँ, भागो भागो, जल्दी भागो, क्वेश्चन आ गए हैं। ये सब अच्छे बच्चों को थोड़ी ना किया जाता है, ये सब क्वेश्चन। ओके, चलिए, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान हमने नहीं पढ़ा है अभी ये। गांधी रिवन पैक्ट मार्च 1931, डांडी मार्च 12 मार्च 1931 को लॉन्च होता है। साबरमती से डांडी 78 लोगों के साथ 241 मील की डिस्टेंस।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के एंड में होती है, यानी कि दिसंबर में, यानी कि 3 पहले आएगा, 2 आएगा, देन 4 आएगा। 3 2 4 जहाँ ना दिख रहा हो वहाँ पे उसको हटा दो। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, खत्म। एक ये एक्चुअली में ये हुआ था आपका 1940 में रखा गया था, इसीलिए हमने अभी नहीं पढ़ाई है, ठीक है, बिकॉज अभी हम 1940 तक पहुँचे ही नहीं है। 1939 में अब पहुँचे हैं जाके 1939 में। सन्नी कट्टा सॉल्ट वर्क नोन फॉर सॉल्ट सत्याग्रह इज लोकेटेड इन। जो सन्नी कट्टा है, गुजरात में है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में। तो आई थिंक एक तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, ये कर्नाटक में सन्नी कट्टा, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट इसको माना जाता है, ठीक है, कर्नाटक का। अगला करिए, सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन from all spheres decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program। यानी कि निम्नलिखित में से एक घटना के उपरांत बाद में गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते थे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निर्णय लिया। किसके बाद? बहुत आसान है, देख रहे हो, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, सीधा आईएएस। भेज दें ज्वाइनिंग लेटर, कहाँ दे दें पोस्टिंग, जल्दी बताओ, नोएडा चाहिए क्या? चलो अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। पूना पैक्ट आपको पता है ना, जो मैकडोनल्ड अवार्ड अनाउंस किया गया था रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा 1932 में, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उसको डिस्कार्ड किया गया था इस पैक्ट के द्वारा, जो कि साइन हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, और जो रिजर्व सीट्स हैं उनको और एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था। Salt March was the first nationalist activity in which women participated in large numbers. Who among the following was instrumental in persuading Gandhi not to restrict the protest to men alone? 2025 बताइए। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके करिए। आई थिंक यहाँ पे ढंग से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं इसको ढंग से दिखा देता हूँ आपको, रुको, अभी आई थिंक दिख रहा होगा ना, ठीक है, हिंदी में तो दिख रहा होगा। चलो, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस met in London in November 1932 without the participation of the Congress। yes, कांग्रेस ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था दूसरी वाली में, जिसमें कि गांधी जी ने नेतृत्व किया था, तो पहला और तीसरा में नहीं, बॉयकॉट किया था उन्होंने, तो पहला वाला सही है। डिस्कशन देख लिया करो, करेक्ट कि नॉन करेक्ट, करेक्ट पूछा है। द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1938 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का आइडिया फेवर नहीं किया था, बिल्कुल गलत बात है। प्रोविंसेस से डायरेक्टली को हटा के प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। सर आप तो पढ़ाए नहीं है, पहली बात तो थोड़ा बहुत बताए थे, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट वाली क्लास में पढ़ाए डिटेल में कि 1919 वाले एक्ट ने डायरेक्टली लाया था द्वैध शासन प्रोविंसेस में, जहां पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व ट्रांसफर में बांट दिया गया था, बताया था 1919 के एक्ट में। उस डायरेक्टरी को प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में दे दिया गया था, यानी कि तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा, खत्म हो गया है सवाल तो। द गवर्नर वॉज नॉट गिवन एनी पावर इन दिस एक्ट टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोविंस। कुछ पावर था ही नहीं उसके पास, एनी पावर। बन गए असिस्टेंट कमांडेंट, नहीं नहीं, मिल गई दिल को शांति। अब तो नहीं बोलोगे क्यों कि सर असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बना है। Consider the following statement about Dandi March. The march was widely covered by European and American presses. It was the first nationalist activity in which women participated in large numbers. जहाँ पे women participation large number में देखने को मिला। चलिए करिए, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही होगा बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने इसको कवर किया था, चाहे वो अमेरिकन मीडिया हो चाहे यूरोपियन प्रेस, उसने खूब कवर किया इसको, तो पहला वाला सही होगा। दूसरा अगर बात करेंगे, पहला नेशनलिस्ट इस तरीके से था एक्टिविटी जहाँ पे विमेंस ने पार्टिसिपेट किया लार्ज नंबर में। यस, ऐसा नहीं कि विमेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है पहले, किया है पहले, लेकिन लार्ज नंबर में, ठीक है। यह प्रथम राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यस, सही होगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, क्योंकि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोला था कि इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है सिर्फ आदमियों तक। ठीक है, चलिए सेकंड आरटीसी में हु लेड द फिक्की का डेलीगेशन। फिक्की मतलब जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसका डेलीगेशन किसने लीड किया था? जे.आर.डी. टाटा, होमी मोदी, जेएल बजाज या फिर जी.डी. बिरला एंड ठाकुर दास। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, जो जी.डी. बिरला हैं, ठीक है, और पुरुषोत्तम ठाकुर दास, उन्होंने इसको लीड किया था। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास। फिक्की 1927 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनता है 1927 में। ठीक है, खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो बताइए खुदाई खिदमतगार किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी। ओके, इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। और मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे तो उन्होंने, आपको पता है कि हिंदू महासभा का गठन 1915 में और एक कॉलेज दैट इज BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन भी किया था 1916 में। इंस्पायर्ड बाई दांडी मार्च बाई गांधी इन तमिलनाडु, सी राजगोपालाचारी लेड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम। तो सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में कहां से कहां तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था? तिरुनेलवेली टू नागरकोइल, कांचीपुरम टू महाबलीपुरम, तिरुचिरापल्ली टू वेदरनम ऑन तंजौर कोस्ट, या फिर चेन्नई टू वेल्लोर। कहां से कहां उन्होंने लीड किया था जरा बताइए? तो तिरुचिरापल्ली से लेके वेदरनम तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब देख रहे हो सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ऑर्डर में लगाओ इनको। तो गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931, पेजन मूवमेंट इन बारडोली 1928, खेड़ा में 1918। तो 4 3 1 2। ओके ओके, ठीक है, ओके। गांधी इरविन पैक्ट मार्च में हुआ था, देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था, ये दिसंबर में। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी। वाईकॉम मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। अगर आपको याद हो वाईकॉम किसने लीड किया था? केपी केशव। ये मैंने आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में बताया था। ठीक है, काइंड ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट था ये। हो गए, बन गए अफसर, अफसर बिटिया। करो इस जरा इसको। With reference to British colonial rule in India, consider the following statement. Gandhi was instrumental in the abolition of the system of indentured labor, that is गिरमिटिया। ओहो, ये तो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ, गिरमिटिया। ठीक है, द लॉर्ड केल्म्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियन। अच्छा, ये भी किया नहीं हम लोगों ने। ठीक है, तीसरा वाला स्टेटमेंट करो, मतलब पढ़ा नहीं हम लोगों ने भी सेकंड वाला। Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. Yes, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, पूरी पार्टी को ही, कि ये एकदम इलीगल है। ठीक है, इन केल्म्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन। ये बात गलत है, गांधी जी ने तो हमेशा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया है, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या फिर जो हम कल वर्ल्ड वॉर 2 देखेंगे वहां पर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। क्यों किया था वो भी देखेंगे। तो अगर दूसरा नहीं होगा, खत्म हो गया। ठीक, मेरे अफसर बेटे बेटियों, करो इसको। ठीक है, बन जाओ तुम दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल अफसर बनने के बाद। बताओ, व्हाट डिड महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स डू एट दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो क्या किया था महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने दांडी में नमक कानून तोड़ने के लिए? क्या किया? स्मगल सॉल्ट, पड़ोसी देशों में तस्करी कर दी। नमक, बॉइल्ड सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, नमक बनाने के लिए समुद्री पानी को उबाला। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट इन फैक्ट्रीज, ब्रॉट सॉल्ट फ्रॉम लोकल मार्केट्स। क्या किया था बताइए? भाई स्मगलिंग वगैरह तो हुई नहीं थी, फैक्ट्री वगैरह तो लगा ही नहीं दी थी। फैक्ट्री, चलो भैया फैक्ट्री लगाओ, उसमें नमक बनाएंगे। और लोकल मार्केट से भी नहीं खरीदा था। खरीदने का मतलब है कि उसका सपोर्ट करना, क्योंकि आप खरीद रहे हो तो मतलब आप टैक्स दे रहे हो, सिंपल सी बात है। तो बॉइल्ड, क्योंकि उस पर टैक्स लगाती थी ब्रिटिश सरकार, तो बॉइल्ड सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। फ्रंटियर गांधी कौन है भैया? NWFP में पेशावर में लीड किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। सीमांत गांधी। करो IBA में खुफिया विभाग, गांधी इरविन पैक्ट, करो इसको।
The pact proposed another roundtable conference to discuss the agreement reached in the first. The pact proposed the another roundtable conference to discuss the agreement reached in the first. Yes, एक दूसरी राउंड कॉन्फ्रेंस होनी थी. INC was to withdraw the CDM immediately and effectively in all respect. देखो, CDM को इन्होंने विथड्रॉ तो किया था लेकिन परमानेंटली नहीं था. अगर आपको याद हो 1934 में जाके ये परमानेंटली विथड्रॉ किया जाता है. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. तो ये वाला तो गलत हो जाएगा कि इमीडिएटली एंड इफेक्टिव इन ऑल रेस्पेक्ट, पूरी तरीके से. 1934 में हुआ था ऐसा. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड वुड ऑल्सो बी विदड्रॉन फोर्थविथ. द गवर्नमेंट विल नॉट कंडोन ब्रीच ऑफ द एक्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग टू द सॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन वुड द सॉल्ट लॉ बी अमेंडेड. यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी तुरंत वापस लिया जाएगा. सरकार नमक प्रशासन से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी. और क्या नमक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा. मतलब सिंपल सी ये बात है. इसमें यह था कि सॉल्ट लॉ को गवर्नमेंट उसको कंडोन नहीं करेगी, लेकिन किया गया था. अगर आपको याद हो, अब ये गांधी यूनियन पैक्ट में जो एक गांधी जी ने डिमांड रखी थी कि लोग पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस बात को मान लिया गया था. गवर्नमेंट विल नॉट कंडोन ब्रीच ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग टू द सॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन वुड द. फिर से वही स्टेटमेंट है यार ये तो. ओके 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 ओके, ये है थर्ड, ये है फोर्थ जो यहाँ पे लिख गया है. ठीक है, सरकार नमक शासन संबंधित मौजूदा कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी. करना पड़ेगा. और बॉयकॉट भी कहीं कहीं पे कंटिन्यू रहेगा. दैट मीन्स वन ओनली आंसर हो जाएगा, वन ओनली. ठीक है. व्हेन डिड गांधी बिगिन द दांडी मार्च? IBACIO. कब तक चला था? 6 अप्रैल तक. मतलब कितने दिन? 24 दिन. In 1930s, Zetland played a significant role in which of the following events related to the India's constitutional reforms. 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निभाई थी. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा. ठीक है. 1935 से लेके 40 तक ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहा था. ये ध्यान रखिएगा. ओके. ओके, तो जेटलैंड में मेन जो लीडर टाइप था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, ठीक है, 1930s के टाइम पे वो जेटलैंड ही था. हु लेड सॉल्ट मार्च इन 9. अब तो सब वही बेसिक्स हैं. ठीक है. 1927 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयरिंग द साइमन कमीशन 1927 एंड नेहरू रिपोर्ट 1928. Simon Commission was boycotted by the Indian national political parties primarily due to its all Indian composition, नहीं all white composition की वजह से. नेहरू रिपोर्ट proposed complete independence, नहीं डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया गया था. बारडोली सत्याग्रह 1928. रेड शर्ट मूवमेंट खुदाई खिदमतगार. डांडी मार्च 1930. देख रहा हूँ वॉइस ऑफ इंडिया में महात्मा गांधी डांडी मार्च स्टार्ट किया था. यानी कुछ है कि नहीं है इनमें. ठीक है. तो विलिंगडन जो है, जब गांधी जी वापस आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तब जो है विलिंगडन बन जाता है वॉइस. और उसने बोला कि वही जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताई थी, तो गांधी को अंदर करो तुरंत. ठीक है. व्हेन एंड वेयर डिड नेहरू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज? कहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज दिया गया था? तो जो जनवरी 1929, दिसंबर 1929, मार्च 1929, अगस्त 1942. तो मार्च 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस नेहरू ने प्रेसाइड किया था. 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था. ठीक है, जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 2 दिन बाद, है ना. और साथ ही साथ रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था. फिर उसके बाद कराची सेशन हुआ था जिसने गांधी यूनियन पैक्ट को एंडोर्स किया था. याद हो, CDM को टेम्परली सस्पेंड करेंगे, सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करेंगे, और 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके. ओके, क्या 15 क्या बोल रहा? पूरी तरीके से सस्पेंड नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा. ओके, चलो. डांडी मार्च इन 1930 वॉज द बिगिनिंग ऑफ विच मेजर मूवमेंट? तो वी नो कि ये CDM इससे शुरू हुआ था, डांडी मार्च से. चलो अगला करो. In 1928, who among the following wrote the Congress Party's Nehru Report, A Future Constitution for Independent India based on the granting of dominant status? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी.
क्या ये किसी का डाउट आ रहा है? एक सेकेंड। सर्विस कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया गया था? तो आई थिंक ड्रम्स वगैरह ही प्ले किए गए थे। ड्रम्स वगैरह प्ले किए गए थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक ड्रम्स वगैरह ही प्ले किए गए थे। और वीणा वीणा तो बजाएंगे नहीं, सितार वितार तो बैठ के बजाएंगे नहीं, ड्रम वगैरह बजाए गए होंगे। ठीक है, लोगों को और कलेक्ट करने के लिए कि जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ वहाँ पे लोग भी पास में आए, तो ड्रम्स वगैरह बजाए गए होंगे। तो क्या है, ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन ही है, आई थिंक आप सब कर ही लोगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सी राजगोपालाचारी ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन द ईयर 1930? वियतनाम। और ये जो 15th क्वेश्चन है ये आई थिंक IB का है, तो एक बार आंसर की में देखना, अगर किसी को श्योर हो तो बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला, क्योंकि अगर सेकंड गलत होगा तो फिर सारी गलत हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर और पहला तो सही होगा फॉर श्योर। ठीक है, INC वॉज टू विदड्रॉ द, बिल्कुल CDM को विदड्रॉ करना था। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से विदड्रॉ नहीं हुआ था ये। ठीक है, पूरी तरीके से विदड्रॉ ये 1934 में हुआ था, टेम्परली सस्पेंड किया गया था इसको बस। ठीक है, तो एक बार ज़रा देखिएगा आंसर की में, ऑफिशियल वाली में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनका मानना कुछ और हो जाता है। चलिए, तो CDM की अगर बात करेंगे, सस्पेंड विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट सस्पेंडेड। ठीक है, तो सस्पेंड किया था। ठीक है, कौन सा पैक्ट था आपका? गांधी रूइन पैक्ट, ऑप्शन नंबर B। विथड्रॉ पूरी तरीके से नहीं हुआ था, देख रहे हैं सस्पेंड वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, विच इंपॉर्टेंट इवेंट दैट स्टार्टेड इन 1930 प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेटिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडियंस टू जॉइन द नॉन वायलेंट? तो सॉल्व से तक बार बार वही क्वेश्चन है यार। ठीक है, ठीक है, वो करेंगे, आंसर क्या अवेलेबल है, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा जल्दी 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 जल्दी। इसका मतलब क्या है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। काटा पीटी मत करो, क्या मतलब गधा हो गया कुछ? क्या काटा पीटी करी? क्या काटा पीटी है? हैं, क्या काटा पीटी है? एकदम सो रहे हो क्या एकदम, या नींद से उठे हो? जब बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेटमेंट, वो थर्ड वाले स्टेटमेंट में फोर्थ वाला लिख गया है, इसलिए वो काटा है। काटा पीटी ना करो, यहीं दिमाग मत खराब किया करो फालतू में एकदम। जैसे नहीं कि छोटा बच्चा भी सवाल ना पूछे, वो वैसे टाइप तुम लोग को डाउट रहते हैं। अब बनना तुमको अफसर है, हैं? काटा पीटी मत करो। 24 रीचेक करना है। अच्छा, वेयर डिड नेहरू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज? अच्छा, सॉरी, लाहौर देखा मैंने, मार्च नहीं देखा। ओके, ऑप्शन नंबर B आंसर होगा। ठीक है, दिसंबर में हुआ था, ईयर एंड में हुआ था, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1929 में हुआ था भाई। 1931 में जो कराची वाला हुआ था वो हुआ था मार्च में। ठीक है, कराची वाला जो हुआ था वो हुआ था मार्च में, ये दिसंबर में हुआ था। यस, कल पढ़ाई नहीं करनी थी, मैंने कर ली है, समझ मुझे क्या ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा? बताओ भाई, करोगे कि नहीं करोगे इनको? मंडे को नहीं, अब कल ही क्लास होगी। ठीक है, अब सब लोगों ने बोल दिया है तो कल ही होगी अब। हम्म, 24। सर पानी पी लीजिए, पानी खत्म हो गया ना, देखो आवाज़ सुनाई दे रही है, खाली हो गई है बोतल। सर आपके पास विद्या है? अच्छा, सर वो डायलॉग एक बार अब तैयारी हो चुकी है। नहीं, अब जो है अब तैयारी हो चुकी है। कहाँ? पुलिस थाने जाने की। गुस्सा काहे होते हो मास्टर? नहीं, गुस्सा होता नहीं हूँ, गुस्सा तुम लोग दिलाते हो। आप घूमती गेम चला देते हो। अच्छा, तो फिर मंडे ऑफ रखो। ठीक है, मंडे ऑफ कर देंगे। बॉटल है या लोहा?
स्टील की बोतल है भाई। आपकी शादी हो गई सर, जाने कब हो गई थी सर? इज इट पॉसिबल टू इंक्लूड प्रिंटेबल नोट्स विद नो पिक्चर ओनली? काव्य जी ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रिंट क्यों करवा रहे हो नोट्स? फैटमैन लो ना, प्रिंट क्यों करवा रहे हो? उसमें जो भी अपडेट्स हैं वो नोट करते चलो, सिंपल। कितनी क्लासेस हैं बाकी मॉडर्न की? सिर्फ एक क्लास बाकी है। प्रिंजी और छोटे छोटे, इतने छोटे तो नहीं हो। अच्छा आजकल कोई पेंगुइन का वीडियो कुछ तो पता नहीं, कुछ तो आ रहा है ना। कूल रहा करो मास्टर। बेटे निक, तुमने कमेंट करके मुझे और हॉट कर, मतलब गर्म कर दिया है, ठीक है? तो इस तरीके कमेंट करना नहीं। आज़ादी हमने 99 ईयर्स की लीज पे। अच्छा ऐसा है क्या? चाइल्ड मैरिज तो, हाँ चाइल्ड मैरिज सही हो गई थी अपनी तो, बाल विवाह। निखिल बोल रहे हैं सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया है। निखिल को क्या बोला जाए, आप ही लोग बताइए। आप बताइए। अच्छा कुछ 15th का 1 2 3 आंसर की में से, अच्छा आंसर की में अगर आपने चेक किया तो फिर 1 2 3, अच्छा इसमें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसमें 15 का ए दिया हुआ है, ठीक है? इसमें 15 का ए दिया हुआ है, ठीक है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज़ आपका जो ऑफिशियल आंसर की है। चलो मैं इसको यही कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी जो आंसर की बनाई गई होगी वो आई थिंक ऑफिशियल से ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अभी किसी क्वेश्चन पेपर में तो आया था, आई थिंक सीजल में ही आया था, किसी में आया था, ठीक है? तो उसमें काफ़ी लोगों ने 1931 मार्क कर दिया था। लेकिन ध्यान रखना कि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था CDM, 1934 तक चलता रहा था, ओके? और अगर दूसरा सही होगा तो फिर 1 2 3, ओके? इकोनॉमिक्स में और मजा आएगा। कल ऑफ कर दो। कल ऑफ नहीं होगा, ठीक है, संडे को, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूएशन में करवा दो, कल परसों कर लेते हैं, ठीक है? कल ऐप पर टेस्ट होगी, कल नहीं मंडे को कर लेते हैं, ख़त्म हो जाने दो पूरा। सर नेहरू को गलतों क्यों नहीं बताए? गलतों क्यों नहीं बताया मतलब? 26 क्लास मत लेना सर, परेड देखने जा रहा हूँ इंडिया गेट। अच्छा बेटा, अकेले अकेले हैं? इतने तुम लोग वो हो ना। खैर छोड़ो, नहीं मैं रो दूंगा अभी, छोड़ो छोड़ो कोई नहीं। तो बस ख़त्म चीज़ें, ठीक है? और कॉम्बो वॉम्बो बैच है, जिसको लेना वो ले सकता है, ओके? और ऑफ़र वगैरह कुछ आएगा नहीं अगर तुम इस फिराक में बैठे हुए 26 जनवरी कुछ ना ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, एंड कल क्लास होगी, मंडे को ऑफ कर लेंगे, ओके? थैंक यू। कर ली थी सरस्वती पूजा। 11 11 का वेट कर रहे हैं? नहीं बेटा, 11 का वेट कर रहे थे, हो गया ख़त्म डेट।